हेलो दोस्तों। तो आज हमारी मॉडर्न हिस्ट्री क्लास थर्ड हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो कल हमारा जो टॉपिक था ब्रिटिश कंपनी का वो पूरा नहीं हो पाया था, तो आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। हम जहांगीर को पढ़ रहे थे। ठीक है, जहांगीर के समय पर दो अंग्रेज़ व्यापारी आए थे, कैप्टन हॉकिंस है, सर टॉमस रो। ठीक है, पहले व्यापारी कौन थे? कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, सेकेंड नंबर पे है सर टॉमस रो। ठीक है, ये 1608 में आए थे और सर टॉमस रो 1615 में आए थे। आने का मोटिव क्या था? जहांगीर के दरबार में आने का उद्देश्य था कि व्यापार की अनुमति प्राप्त करना। तो कैप्टन हॉकिंस केवल सूरत पर व्यापार की अनुमति प्राप्त कर पाए। ठीक है, तो कैप्टन हॉकिंस जब दरबार में आते हैं तो इनको केवल सूरत वाले क्षेत्र पर व्यापार की अनुमति प्राप्त होती है। सर टॉमस रो 1615 में आते हैं और इन्हें पूरे उत्तर भारत, ठीक है, पूरे उत्तर भारत पर व्यापार की अनुमति प्राप्त हो जाती है। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस को मिलती है केवल सूरत वाले क्षेत्र पर व्यापार की अनुमति, और सर टॉमस रो को पूरे उत्तर भारत पर व्यापार की अनुमति प्राप्त हो जाती है। ठीक है, इसमें जो पॉइंट बनता है, जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को 400 का मनसब तथा इंग्लिश खां की उपाधि दी। ठीक है, उपाधि दी, ये आपका पॉइंट हो गया। जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को 400 का मनसब तथा इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखिए इसी में। 1698 में बंगाल के 3 गांव, जिनका नाम है कालीकट, ठीक है, कालीकट, सूतानती एंड गोविंदपुर। ठीक है, इन तीनों को मिलाकर, ठीक है, तीनों को मिलाकर जॉब चौनॉक फोर्ट विलियम की स्थापना करता है। फोर्ट विलियम की स्थापना करता है। ठीक, इसके बाद इसी में आपके दो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है कि अंग्रेज़ों को स्वर्ण फरमान किसने जारी किया? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा गोलकुंडा के शासक ने। बिल्कुल इससे मिलता जुलता क्वेश्चन एक और बनता है कि अंग्रेज़ों को शाही फरमान किसने जारी किया?
तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ़र्रुखसियर। फ़र्रुखसियर। फ़र्रुखसियर कौन है? फ़र्रुखसियर उत्तरवर्ती मुग़ल शासक हैं। औरंगज़ेब के बाद जितने भी मुग़ल शासक आते हैं या बनते हैं उनको उत्तरवर्ती मुग़ल शासक कहा जाता है। फ़र्रुखसियर को का एक उपनाम भी है, इसको घृणित कायर कहा जाता है। ठीक है, जैसा कि आपने मुग़ल जो टॉपिक है उसमें पढ़ा होगा। तो यहाँ से आपका ब्रिटिश कंपनी के अंडर में जो भी कंटेंट आता है वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेनिस कंपनी के बारे में। डेनिस, ठीक है, डेनिस लोग कहाँ से आए थे? ये आए थे डेनमार्क से। डेनमार्क कैपिटल क्या है? कैपिटल है कोपेन हेगेन। क्लियर? इसके बाद इनकी फर्स्ट फैक्ट्री स्थापित कहाँ हुई है? तो इनका प्रथम व्यापारिक केंद्र स्थापित होता है ट्रैंकोबार में। ट्रैंकोबार कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में है। द्वितीय व्यापारिक केंद्र स्थापित होता है मसूलीपट्टनम में। ठीक है, कहाँ होता है? मसूलीपट्टनम नहीं, श्रीरामपुर है। ठीक है, श्रीरामपुर ये कहाँ है? बंगाल में है। इतना क्लियर हुआ? एक लास्ट पॉइंट इसमें बनता है कि 1845 में अंग्रेज़ों को सभी फैक्ट्रियां बेचकर ये वापस चले जाते हैं। ठीक है, वापस चले जाते हैं। ठीक है, तो डेनिस कंपनी का इतिहास इतना ही है, कुछ ज़्यादा खास उन्होंने कुछ किया नहीं। व्यापार के उद्देश्य आए थे, व्यापार किया और चले गए। ठीक है, प्रथम व्यापारिक केंद्र क्या हो जाएगा? कहाँ हो जाएगा? ट्रैंकोबार में। ट्रैंकोबार कहाँ है? तमिलनाडु में है। ठीक है, द्वितीय व्यापारिक केंद्र कहाँ पे है? श्रीरामपुर में। श्रीरामपुर कहाँ है? बंगाल में है। 1845 में अंग्रेज़ों को सभी फैक्ट्रियाँ बेचकर वे वापस चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाता है। इतना ही है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है फ्रांसीसी के बारे में। ठीक है, तो फ्रांसीसी कंपनी कहाँ से आई थी? ये आई थी फ्रांस से आई थी। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस है। ठीक, अब ये जो कंपनी थी ये एक सरकारी कंपनी थी। जिस समय ये भारत आई, ठीक है, जिस समय भारत आई उस समय फ्रांस में लुई 14 का शासन था। ठीक है, जिस समय फ्रांसीसी कंपनी भारत आती है उस समय फ्रांस में लुई 14 का शासन है। ठीक, इसके बाद इनका जो फर्स्ट व्यापारिक केंद्र है, ठीक है, प्रथम व्यापारिक केंद्र, ठीक है, ये कहाँ पे है? सूरत में है। सूरत में, ठीक है, और
द्वितीय व्यापारिक केंद्र, द्वितीय व्यापारिक केंद्र, ये इनका मसूलीपट्टनम में है, मसूलीपट्टनम में है। इतना क्लियर हुआ? ठीक, ये तो हो गई बेसिक जानकारी जो कंपनी के बारे में होती है। अब कुछ पॉइंट जो होते हैं वो लिख लीजिए। 1674 में, ठीक है, फ्रांसिस मार्टिन पांडिचेरी की, ठीक है, पांडिचेरी की स्थापना करता है, ये हमारा एक पॉइंट हो गया। सेकंड में लिखिए कि 1742 में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले, ठीक है, काफ़ी फेमस नाम है, ठीक है, डुप्ले का आगमन होता है या भारत आता है, आगमन होता है, ठीक है। 1742 में डुप्ले जो है वो फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में भारत में अपॉइंट होता है, ठीक है। डुप्ले के बारे में खास बात क्या है? डुप्ले के बारे में है, डुप्ले लिख देता हूँ यहाँ पे, डुप्ले, ठीक है। देखो भारत में सबसे पहले सहायक संधि लागू करने वाला गवर्नर है, ठीक है, यही है, करने वाला गवर्नर, ठीक है। सबसे पहले इसने ही भारत में सहायक संधि लागू की थी। अब सहायक संधि क्या होती है इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है, जब भी टॉपिक आगे आने वाला है, ठीक है। लेकिन सहायक संधि को, ठीक है, लेकिन सहायक संधि का, ठीक है, सुचारू रूप से क्रियान्वयन वेलेजली ने किया, ठीक है, या लॉर्ड वेलेजली ने किया, ठीक। वेलेजली गवर्नर है जो भी आने वाला है, आने वाले समय में जब हम पढ़ेंगे तो लॉर्ड वेलेजली और सहायक संधि के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ने वाला है। तो आपका यहाँ से जो कंपनी भारत में आई, यूरोपियन कंपनियाँ, उनका जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं कर्नाटक युद्ध के बारे में। देखिए, कर्नाटक के ना 3 युद्ध होते हैं, ठीक है। कर्नाटक युद्ध कितने होते हैं? 3 होते हैं। और ये किनके बीच में होते हैं? तो ब्रिटिश वर्सेस फ्रांसीसी, इन्हीं के बीच में होते हैं, ठीक है। देखिए, फर्स्ट बैटल में क्या होता है, तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध किस सन में होता है? ये 1746 से 48 के बीच में होता है, ठीक है। 1746 से 48, 1746 से लेकर 1748 तक 2 साल के बीच में होता है भारत में, ठीक है। अब इसका रीजन क्या था होने का? कारण था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध, ठीक है।
परिणाम क्या होता है इस युद्ध का? परिणाम होता है ऑक्स ला सैपिल की संधि। ठीक है, इस संधि के बाद ये युद्ध पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। और इस युद्ध में, इसमें जो युद्ध होता है, ठीक है, इसमें युद्ध होता है, उस युद्ध का नाम है आडेयार, ठीक है, या सेंट थॉम की लड़ाई। ठीक है, इस युद्ध को नाम दिया गया है कि आडेयार या सेंट थॉम की लड़ाई। अब देखिए, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध, इससे मतलब क्या है? देखिए, ऑस्ट्रिया एक देश है, कहाँ पे? यूरोप में, यूरोप महाद्वीप में एक देश है, इसका नाम है ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ का राजा होता है जिसका नाम है चार्ल्स सिक्स या चार्ल्स सस्टम। ठीक है, इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनके बाद मौर्य थेरेसा, कुछ ऐसा ही नाम है, नॉट कन्फर्म विथ दिस नेम, मौर्य थेरेसा ये नाम है वहाँ की जो रानी बनने वाली हैं, ये जो शासन संभालेंगी इनके बाद। तो ब्रिटेन चाहता है कि ये शासन संभालें, लेकिन फ्रांस इसका अपोज कर रहा है या विरोध कर रहा है। ठीक है, फ्रांस नहीं चाहता है कि ये शासन सत्ता संभालें। ठीक है, तो यही रीज़न रहेगा कि वहाँ पर ऑस्ट्रिया में ब्रिटेन और फ्रांस लड़ेंगे। ब्रिटेन व फ्रांस लड़ाई स्टार्ट हो जाएगी ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया मीन्स यूरोप महाद्वीप में लड़ाई स्टार्ट होगी ब्रिटेन व फ्रांस की। अब इस समय संसार में क्या हो रहा है कि ब्रिटेन व फ्रांस के उपनिवेश इस समय 3 जगह हैं। एक है अमेरिका में है, भारत में है और अफ्रीका में है। ठीक है, 3 जगह उपनिवेश हैं या 3 देश में उपनिवेश हैं इनके। ठीक है, तो अगर इनकी लड़ाई यूरोप महाद्वीप में होगी तो आसान सी बात है कि और भी जहाँ पर ब्रिटेन और फ्रांस साथ में रह रहे हैं या जहाँ पर उपनिवेश हैं, दोनों के साझा उपनिवेश हैं, वहाँ पर कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, कुछ इम्पैक्ट से मतलब है लड़ाई वहाँ भी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसी के परिणाम स्वरूप अमेरिका में भी युद्ध स्टार्ट होता है और भारत में भी युद्ध स्टार्ट होता है। भारत में जो युद्ध स्टार्ट होता है उसका नाम है कर्नाटक का युद्ध। ठीक है, किनके बीच होता है? ब्रिटिश व फ्रांसीसी के बीच, ब्रिटेन व फ्रांस के बीच, एक ही बात। ठीक है, तो रीजन यही था जो मैंने बताया आपको। ठीक है, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध। राजधानी क्या है ऑस्ट्रिया की? ऑस्ट्रिया कैपिटल है वियना। ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना। ठीक है, वियना। कितना क्लियर हुआ? तो ये आपका रीजन रहा। ठीक है, और ख़त्म होता है ऑक्स लॉ सैपिल की संधि से ये युद्ध खत्म हो जाता है। चलिए, अब सेकेंड नंबर पर आता है कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध ये आपका होता है 1749 से लेके 54 तक, 1749 से लेके 1754 तक। इसमें क्या होता है? इसमें जो रीजन है युद्ध होने का वो है हैदराबाद व कर्नाटक में उत्तराधिकार संबंधी मुद्दे। ठीक है, इसका जो परिणाम आता है युद्ध का बाद में, वो आता है कि पांडिचेरी की संधि से, पांडिचेरी की संधि से जो कर्नाटक का युद्ध है वो ख़त्म हो जाता है। कारण क्या है युद्ध होने का? हैदराबाद व कर्नाटक में
उत्तराधिकार संबंधी युद्ध चल रहे हैं। ठीक है, युद्ध खत्म कैसे होगा? पांडिचेरी की संधि से खत्म होता है। अब देखिए हैदराबाद कर्नाटक में कौन कौन लड़ रहा है। देखिए सबसे पहले देखिए हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद में जो जंग छिड़ी है वो किन के बीच में है? नासिर जंग व मुजफ्फर जंग के बीच में। नासिर जंग व मुजफ्फर जंग, ठीक है, इनके बीच हो रही लड़ाई। कर्नाटक में किसके बीच में हो रही है? अनवरुद्दीन व चंदा साहिब के बीच में। ठीक है, चंदा साहब के बीच में, इनके बीच में उत्तराधिकार संबंधी युद्ध चल रहे हैं कि गद्दी पर कौन बैठेगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि ब्रिटेन व फ्रांस एक एक साइड ले लेंगे, जिससे क्या होगा दोनों के बीच लड़ाई यहाँ भी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, चलिए कर्नाटक का थर्ड बैटल, कर्नाटक का तृतीय युद्ध, थर्ड बैटल ऑफ कर्नाटका। इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन है कि यूरोप महाद्वीप में सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा है। सप्तवर्षीय यानी 7 वर्ष का सप्तवर्षीय युद्ध का भारत में विस्तार। देखिए यूरोप महाद्वीप में ब्रिटेन व फ्रांस के बीच में सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा है। ठीक है, अब उस युद्ध का जो इम्पैक्ट होगा भारत पर होगा, जैसे कि पहले वाले में हुआ था कि अगर वहाँ पर ब्रिटेन व फ्रांस लड़ रहे हैं यूरोप में, तो अगर उपनिवेश उनके भारत में भी हैं तो आसान सी बात है कि यहाँ भी लड़ेंगे। ठीक है, तो सेम रीजन यहाँ भी है। अगर सप्तवर्षीय युद्ध वहाँ पर चल रहा है उनके बीच में, तो भारत में भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो कर्नाटक का तृतीय युद्ध उसी सप्तवर्षीय युद्ध का एक आउटकम था। ठीक है, ख़त्म कैसे होता है, यानी परिणाम क्या है इसका? पेरिस की संधि होती है। ठीक है, तो यूरोप महाद्वीप में इन दोनों का जो ये सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा है वो ख़त्म हो जाता है। अब जैसे वहाँ पर युद्ध ख़त्म होगा, शांति कायम हो जाएगी, तो यहाँ पे अपने आप ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो भारत में भी कर्नाटक का जो तृतीय युद्ध है वो ख़त्म हो जाता है। अच्छा, इसका सन क्या है? तो 1758 से 1763 तक ये युद्ध होता है। ठीक, अब देखिए ये आपका तृतीय बैटल हो गया। आपको केवल ये याद रखना, रीजन याद रखना है और परिणाम याद रखना है। देखिए 2 फेमस वार हैं, वॉन्डीवर्स का वॉर, वॉन्डीवर्स का युद्ध 1760 में। ठीक, और बेदरा का युद्ध, ये आई थिंक 1759 है। ये बेदरा के 1759 में होता है। ये सन थोड़ा सा डाउट में लग रहा है, प्लीज़ चेक कर लीजिए। ठीक है, तो वॉन्डीवर्स के युद्ध में क्या होता है? इसमें अंग्रेज वर्सेस फ्रांसीसी ये युद्ध होता है, अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में होता है। ठीक, बेदरा का युद्ध होता है अंग्रेज वर्सेस डच, इनके बीच में होता है। इसमें अंग्रेज़ों का नेतृत्व कर रहे हैं रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, इस युद्ध के बारे में हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, अंग्रेज़ों का नेतृत्व यहाँ पर कर रहे हैं आयरकूट। कौन कर रहे हैं? आयरकूट। ठीक है, फ्रांसीसी का नेतृत्व कर रहे हैं लाली। ठीक है, लाली। तो वॉन्डीवर्स के युद्ध से फ्रांसीसियों का जो
अस्तित्व है वो भारत से ख़त्म हो जाएगा आंशिक रूप से, ठीक है। और बेदरा के युद्ध से डच ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो ये दो काफ़ी फेमस युद्ध हैं जिनसे एक युद्ध में डच फिनिश हो जाते हैं और वांडीवर्स वाले में फ्रांसीसी ख़त्म हो जाते हैं, ठीक। तो यहाँ से हमारे कर्नाटक युद्ध ख़त्म हो जाते हैं और वांडीवर्स और बेदरा का युद्ध ये आप नोट कर सकते हैं, ठीक। चलिए देखिए, अब इसके बाद क्या होता है कि भारत में कुछ स्वतंत्र राज्यों का उदय होता है। जैसे कि कुछ जो राज्य उदय हुआ और उनके कुछ संस्थापक, ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले बंगाल। उस समय का बंगाल बिहार प्लस उड़ीसा को सम्मिलित करके था, ठीक है, बिहार प्लस उड़ीसा। स्वतंत्र बंगाल की स्थापना किसने करी थी? तो आपको याद रखना है, स्थापना की है मुर्शीद कुली खान ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, मुर्शीद कुली खान। इसके बाद सेकेंड, हैदराबाद। हैदराबाद की स्थापना करते हैं का नाम निज़ाम उल मुल्क, ठीक है, निज़ाम उल मुल्क, ठीक है। इनका दूसरा नाम भी है जिससे हम इनको पहचानते हैं, इनका नाम है चिन किलिच खान। चिन किलिच खान, ठीक है। इसके बाद अवध की स्थापना की जाती है सादत खान के द्वारा। सादत खान। मैसूर, संस्थापक कौन है? हैदर अली, ठीक। कर्नाटक की स्थापना करते हैं सदातुल्ला खान। इसके बाद पंजाब में कौन है? रणजीत सिंह। ये आपको याद रखना है, रणजीत सिंह को मान सकते हैं, ठीक। ये हो गई आपकी स्थापना, जो कुछ स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई थी और उनके संस्थापक, ठीक है। इसके बाद बंगाल में जो कुछ प्रमुख नवाब हुए उनका क्रम देख लीजिए। बंगाल के नवाबों का क्रम देखिए, सबसे पहले मुर्शीद कुली खान जो कि संस्थापक हैं, ठीक। उसके बाद आप अलीवर्दी खान को याद रखिए, अलीवर्दी खान। देन सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र, मीर कासिम, ठीक है। नज़म उद्दौला एंड मुबारक उद्दौला। ये लगभग यही क्रम रहेगा, ठीक है। संभावना है कि शायद कोई एक यहाँ पर कोई नवाब छूट गया है, ठीक है। अगर आपको किसी किताब में मिलता है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। शायद यहाँ पर एक नाम मिसिंग है, ठीक है। चलिए, तो अभी बंगाल को पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले बंगाल को पढ़ेंगे।
देखिए पहला पॉइंट लिखिए आप कि मुर्शीद कुली खान ने राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद बनाया। मुर्शीद कुली खान ने राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद, ठीक है, ढाका से मुर्शिदाबाद बनाया। ठीक है, पहले ढाका थी, उसके बाद मुर्शिदाबाद बनाया। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इसमें लिखिए अली वर्दी खान। ठीक है, बंगाल के नवाबों की ही बात हो रही है। अली वर्दी खान ने अंग्रेज़ों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की है। मधुमक्खी के छत्ते से की है। ठीक है, इसके बाद मीर कासिम ने राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। ठीक है, तो बंगाल के बारे में ये कुछ पॉइंट हो गए। तो आज हम अपना वीडियो अपनी क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम प्लासी के युद्ध, बक्सर का युद्ध, ठीक है, मैसूर के युद्ध और जो आंग्ल सिख युद्ध होते हैं इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखिए मैं अभी आपको केवल नोट्स से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, एक्चुअली में नोट्स का लिखा हुआ है। इसके बाद जब सेकेंड टाइम हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे एग्ज़ाम के बाद, ठीक है, तब एक एक टॉपिक से, जैसे बंगाल चल रहा है तो बंगाल का पूरा निचोड़, ठीक है, हाई लेवल का, ठीक है, मतलब डेप्थ उसकी बहुत ज़्यादा होगी, वो किसी भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए इनफ होगा। ठीक, अभी तो जस्ट मैं आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो नोट्स हैं वो आपको बस पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए किसी भी तरीके से। ठीक है, तो ठीक है, अपनी क्लास को हम कल स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद।